एक वक्त था जब दुनिया के मैप पर एक ही ज़मीन थी, एक सिविलाइजेशन, एक हिस्ट्री, एक शेयर्ड पास्ट। लेकिन 1947 में एक डिसीजन ने इस पूरे रीजन का फ्यूचर बदल दिया। ब्रिटिश इंडिया दो नए देशों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। दो नेशंस जो एक ही कॉलोनियल रूल से निकले थे। दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम चैलेंजेस थे, गरीबी, लो लिटरेसी, वीक इकोनॉमी, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ा चैलेंज एक नए नेशन को ज़ीरो से बिल्ड करना। लेकिन आज़ादी के कुछ डेकेड्स बाद दोनों देश की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। इंडिया, जो 1947 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, आज दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में शामिल है। एक कंट्री जहां टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, स्पेस मिशंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रो हुआ। और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसके पास भी इनॉर्मस पोटेंशियल थी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यंग पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म और गवर्नेंस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ही वक्त पर शुरू हुए दो नेशन के रिजल्ट इतने अलग क्यों निकले? क्या प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी थी, या फिर पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस, वॉर्स और हिस्टोरिकल डिसीजंस ने मिलकर पाकिस्तान का फ्यूचर शेप किया? पाकिस्तान की स्टोरी सिर्फ डिक्लाइन की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी नेशन की स्टोरी है जिसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन जहां कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स पर लिए गए डिसीजंस ने उसके डेवलपमेंट्स का डायरेक्शन बिल्कुल बदल दिया। 1947 में पाकिस्तान एक नई उम्मीद के साथ बना था। मिलियंस ऑफ पीपल ने एक नए फ्यूचर का सपना देखा था, एक ऐसा देश जहां पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट किया जा सके। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद के सालों में पाकिस्तान को एक के बाद एक चैलेंजेस फेस करना पड़ा, जैसे लीडरशिप क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंटरवेंशन, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स और एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन जहां सर्वाइवल और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट किया, कैसे मिलिट्री और सिविलियन पावर स्ट्रगल ने इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट किया, कैसे अफगानिस्तान और टेररिज्म ने सिक्योरिटी लैंडस्केप चेंज कर दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों इंडिया और पाकिस्तान जो एक ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकले थे, अलग अलग पाथ पर चले गए। ये कहानी किसी एक इवेंट की नहीं है, ये डेकेड से लिए गए डिसीजंस की कहानी है। एक नेशन की राइज और स्ट्रगल की कहानी। यह है पाकिस्तान के सफ़र की कहानी। 1947, एक साल जो साउथ एशिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया। एक तरफ आज़ादी का सेलिब्रेशन था और दूसरी तरफ एक अनइमेजिनेबल ह्यूमन ट्रेजेडी। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन में से एक था। करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने घर छोड़े, फैमिलीज से अलग हो गए, कम्युनिटीज बदल गई और एक नई रियलिटी के साथ दो नए नेशंस का जन्म हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्रिएशन एक यूनिक सिचुएशन में हुआ, एक नया कंट्री जिसके पास अपनी आइडेंटिटी तो थी, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनाने का काम अभी शुरू ही हुआ था। पाकिस्तान को एक साथ कई चैलेंजेस फेस करने पड़े, एक नई गवर्नमेंट बनाना, मिलियंस रेफ्यूजी को सेटल करना, इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना और एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी डेवलप करना। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। ब्रिटिश इंडिया के इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स का बड़ा हिस्सा इंडिया में रह गया था। पाकिस्तान को एक ऐसे स्टेट की तरह शुरू करना था जिसे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्ड करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मॉडर्न स्टेट का विजन दिया था। उनका फोकस था कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन बने जहां रूल ऑफ लॉ और इक्वल सिटीजनशिप हो। लेकिन नए देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का एब्सेंस, और इसी पॉइंट पर पाकिस्तान की जर्नी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। और दूसरी तरफ इंडिया के सामने भी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी। पार्टीशन की वायलेंस, पॉवर्टी, रेफ्यूजी क्राइसिस, वीक इकोनॉमी, एक ह्यूज पॉपुलेशन। लेकिन एक मेजर एडवांटेज था, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन का कंटिन्यूटी। ब्रिटिश पीरियड से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडिया ने उसी को कंटिन्यू किया। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रेगुलर इलेक्शन स्टैब्लिश किए और सिविलियन इंस्टीट्यूशन को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन किया। ये प्रोसेस इजी नहीं था। इंडिया में भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर्स हुए, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स आए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा। पाकिस्तान की अर्ली ईयर्स में सबसे बड़ा चैलेंज था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिपेंडेंस के सिर्फ एक साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई। ये नए नेशन के लिए एक मैसिव लीडरशिप लॉस था।
एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट हो गया। पाकिस्तान में डिफरेंट पावर सेंटर्स इमर्ज होने लगे। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री लीडरशिप और रिलीजियस ग्रुप्स। धीरे धीरे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने लगा, पाकिस्तान को कौन डायरेक्शन देगा, सिविलियन लीडर्स या पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जो स्टेबिलिटी का क्लेम कर रहे थे। यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के पास और ज़्यादा अलग होने लगे। इंडिया में मिलिट्री लार्जली सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रही। पाकिस्तान में मिलिट्री ग्रेजुअली एक मेजर पॉलिटिकल एक्टर बन गई। 1958 में पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कू हुआ। इसके बाद मिलिट्री का रोल पॉलिटिक्स में और स्ट्रांग होता गया। सपोर्टर्स का मानना था कि मिलिट्री गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट लाती है, और दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना था कि रिपीटेड मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को वीक कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है। 1947 में दोनों कंट्री के पास एक चॉइस थी, क्या वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, क्या वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स को डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू सॉल्व करेंगे। इंडिया ने अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद एक इंस्टीट्यूशनल पाथ फॉलो किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी के लिए बार बार अल्टरनेटिव चॉइसेस एक्सप्लोर किए, और इन चॉइसेस का इम्पैक्ट आने वाले डेकेड्स में दिखने लगा। लेकिन पाकिस्तान की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। आने वाले सालों में वॉर्स, रिलीजनल कन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक डिसीजंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने इस नेशन का फ्यूचर शेप किया। एक तरफ डेवलपमेंट का चैलेंज था, तो दूसरी तरफ सर्वाइवल का प्रेशर। पाकिस्तान के हिस्ट्री को समझने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मिलिट्री। दुनिया के कई कंट्रीज में मिलिट्री का काम होता है बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना और नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करना, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री का रोल सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे मिलिट्री एक ऐसी पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई जो पॉलिटिक्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस और नेशनल डिसीजन मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस रखने लगी। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था सर्वाइवल। नया कंट्री बना था, बॉर्डर सिक्योर करने थे, रेफ्यूजी क्राइसिस हैंडल करनी थी, और सबसे पहला मेजर कन्फ्लिक्ट भी जल्दी आ गया, इंडिया के साथ कश्मीर का इशू। अर्ली ईयर्स में सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सेंटर बन गए। जब एक नए नेशन को लगातार एक्सटर्नल थ्रेट्स का फियर होता है, तो नेचुरली डिफेंस इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिलिट्री को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और पब्लिक इमेज स्ट्रांग होती गई। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान में सिविलियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अभी भी डेवलप हो रहे थे। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वीक थे, पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली डिवाइडेड थी, लीडरशिप ट्रांजिशन डिफिकल्ट थे। लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन थी, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे पावर बैलेंस मिलिट्री का फेवर में शिफ्ट होने लगा। जब सिविलियन गवर्नमेंट्स वीक होती हैं, तो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस नेचुरली ज़्यादा इन्फ्लुएंस गेन कर लेते हैं। 1958 में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया। ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक नया चैप्टर था। मिलिट्री ने आर्गुमेंट दिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। अयूब खान के एरा में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए। लेकिन साथ ही एक डिबेट भी शुरू हुई, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी के कॉस्ट पर आ सकती है। पाकिस्तान में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट एक रिपीटेड पैटर्न बन गया। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई, तब मिलिट्री स्टेबिलिटी के नाम पर इंटरवीन करने लगी, और फिर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। 1977 में जनरल जिया उल हक ने पावर टेक ओवर किया। उनके एरा में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट पड़ा। अफगानिस्तान वॉर के टाइम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, लेकिन इसी पीरियड में मिलिटेंसी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के इफेक्ट्स भी रीजन में स्प्रेड हुए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया। पाकिस्तान कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। इंटरनेशनल पावर्स ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखा। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज को डीपली इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कॉम्प्लिकेटेड रहा। रेफ्यूजी क्राइसिस, वेपन्स का स्प्रेड, मिलिटेंट नेटवर्क्स और रीजनल इंस्टेबिलिटी, ये सभी चैलेंजेस पाकिस्तान को फ्यूचर में फेस करने पड़े। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पावर टेक ओवर किया। उनके एरा में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल इंगेजमेंट देखा। टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रोग्रेस हुई। लेकिन फिर वही क्वेश्चन वापस आया, क्या मिलिट्री लेड स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट का रिप्लेसमेंट हो सकती है। क्रिटिक्स का मानना था कि मिलिट्री रूल टेम्पररी स्टेबिलिटी तो ला सकती है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना डिफिकल्ट बना देती है। पाकिस्तान में मिलिट्री का रोल एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है। सपोर्टर्स कहते हैं मिलिट्री ने नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट की, वॉर और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट की, नेचुरल डिजास्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ने सिविल इंस्टीट्यूशन को वीक किया, लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को डैमेज किया और पावर स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। यहीं पर इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंस और क्लियर होता है। इंडिया में भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस आए, लेकिन मिलिट्री लार्जली इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट्स के अंडर रही। पाकिस्तान में मिलिट्री रिपीटेडली पॉलिटिक्स का एक्टिव प्लेयर बनी। ये डिफरेंस दोनों कंट्री के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पर डीप इम्पैक्ट डालने वाला था। पाकिस्तान की स्टोरी में मिलिट्री एक सेंट्रल फोर्स बन चुकी थी, लेकिन किसी भी नेशन का फ्यूचर सिर्फ सिक्योरिटी से डिसाइड नहीं होता। इकोनॉमी, एजुकेशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी नेशन की पावर सिर्फ उसकी आर्मी, पॉपुलेशन या ज्योग्राफी से डिसाइड नहीं होती। लॉन्ग टर्म में एक देश की असली स्ट्रेंथ होती है उसकी इकोनॉमी। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं था। एक वक्त था जब पाकिस्तान को साउथ एशिया के प्रॉमिसिंग इकोनॉमीज में काउंट किया जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसे डिसीजंस, पॉलिसीज और चैलेंजेस आए जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक जर्नी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन अर्ली डेकेड्स में पाकिस्तान ने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी। 1950s और 1960s में पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए। 1960s का पीरियड पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड माना जाता है, लेकिन ग्रोथ के साथ एक प्रॉब्लम भी डेवलप होती रही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा सोसाइटी के हर सेक्शन तक इक्वली नहीं पहुंच पा रहा था। इनकम इनक्वालिटीज और रीजनल डिफरेंसेस बढ़ने लगे। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए सिर्फ प्रोडक्शन इनफ नहीं होता, ज़रूरी होता है कि कंट्री दुनिया को क्या सेल करती है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक कुछ लिमिटेड सेक्टर्स पर डिपेंडेंट रही, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज में उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाया। जहाँ कुछ एशियन कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर पाया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेन करेंसी अर्न करना एक कांस्टेंट चैलेंज बना रहा। इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जब किसी कंट्री में बार बार पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती है और फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, तो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हेजिटेट करती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इकोनॉमिक डिसीजंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा। एक गवर्नमेंट एक डायरेक्शन में रिफॉर्म स्टार्ट करती है, फिर पॉलिटिकल चेंजेस के बाद प्रायोरिटीज बदल जाती है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग डिफिकल्ट हो गई। 21st सेंचुरी की इकोनॉमी नॉलेज और स्किल्स पर चलती है। जो कंट्रीज एजुकेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, वो ग्लोबल इकोनॉमी में ज़्यादा कम्पिटिटिव बन जाती है। इंडिया ने इंजीनियरिंग, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मैसिव एक्सपेंशन किया। पाकिस्तान में भी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स और सक्सेसफुल बिजनेस हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को उतनी स्केल पर डेवलप करना चैलेंज रहा। एक कंट्री तभी ट्रांसफॉर्म होती है जब उसकी पॉपुलेशन के पास ग्लोबल मार्केट के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हो। पाकिस्तान इकोनॉमी का सबसे फेमस चैलेंज रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस का साइकिल। जब फॉरेन करेंसीज कम होते हैं, तो इंपोर्ट्स पे करना डिफिकल्ट हो जाता है और इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ता है। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान ने डिफरेंट पीरियड्स में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से असिस्टेंस ली। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, लेकिन अगर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो कुछ सालों बाद वही सिचुएशंस दोबारा आ सकती है। और इसी वजह से पाकिस्तान को बार बार इकोनॉमिक प्रेशर फेस करना पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंपैरिजन करना सिंपल नहीं है। इंडिया के पास भी 1947 के बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट चैलेंजेस थे, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपन किया। आईटी सेक्टर्स, सर्विसेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इंडिया की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और पॉलिसी कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स ने ग्रोथ को स्लो किया। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टोरी को समझने के लिए सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। डेकेड्स तक रीजनल कन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स ने नेशनल प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस किया।
डिफेंस और सिक्योरिटी नीड्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज पर प्रेशर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं थी। पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इवेंट्स ने भी इस जर्नी को इन्फ्लुएंस किया, और इनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर था अफगानिस्तान और टेररिज्म का इम्पैक्ट। पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए अफगानिस्तान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान का कन्फ्लिक्ट सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी गहरा था। एक ऐसा देश जो पहले से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा था, वो कोल्ड वॉर के एक ऐसे बैटलफील्ड का हिस्सा बन गया जिसके इफेक्ट्स डेकेड्स तक चलने वाले थे। 1979 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन की। ये सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कोल्ड वॉर का एक मेजर चैप्टर बन गया। एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज, जो सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते थे। पाकिस्तान की लोकेशन अफगानिस्तान के बिल्कुल पास थी, इसीलिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक की मिलिट्री गवर्नमेंट थी। अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को इंटरनेशनल लेवल्स पर बढ़ा दिया। फॉरेन असिस्टेंस आई, मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा। पाकिस्तान ने अफगान रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ काम किया जो सोवियत फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट का एक दूसरा साइड भी था। सोवियत अफगान वॉर के दौरान मिलियंस अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज फेस की। बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा, रिसोर्सेज पर प्रेशर आया, और एक वॉर जोन के पास रहने का इम्पैक्ट पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे भी पड़ा। अफगानिस्तान वॉर के दौरान रीजन में वेपन्स और आर्म्ड ग्रुप्स का स्प्रेड हुआ। जो नेटवर्क्स एक एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट के लिए बने थे, वो फ्यूचर में रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का पार्ट बन गए। 1980s में जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, उसके इफेक्ट्स कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। 2001 में दुनिया बदल गई। यूनाइटेड स्टेट्स पर 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान का नेबर था, एक बार फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस सिर्फ रिसोर्सेज से डिसाइड नहीं होती, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि उसकी इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग हैं। एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक टैलेंटेड पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नेंस सिस्टम अनस्टेबल हो तो डेवलपमेंट की स्पीड स्लो हो जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नेंस क्राइसिस एक सेंटर इशू रहा है। एक ऐसी स्ट्रगल जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, जुडिशरी और डिफरेंट पावर सेंटर्स के बीच बैलेंस बनाना डिफिकल्ट रहा। पाकिस्तान की शुरुआती सालों में ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मेजर चैलेंज बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद एक नए नेशन को स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शंस की जरूरत थी, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के कारण डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट रहा। 1956 में पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों बाद 1958 में मिलिट्री टेक ओवर हुआ। ये एक पैटर्न की शुरुआत थी, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम मिलिट्री इंटरवेंशन होता रहा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई। जनरल अयूब खान, जनरल जिया उल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, हर एरा में मिलिट्री लीडरशिप ने स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स और करप्शन कंट्रोल का आर्गुमेंट दिया। कुछ पीरियड्स में इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी गई, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये रही कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यूअसली डेवलप होने का मौका नहीं मिला। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रिपीटेडली इंटरप्ट होती हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योर होना डिफिकल्ट हो जाता है। पाकिस्तान की गवर्नेंस डिबेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है सिविल मिलिट्री बैलेंस। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पॉलिसी डिसाइड करती है और इंस्टीट्यूशंस उनके अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करप्शन एक मेजर डिबेट का टॉपिक रहा है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स पर करप्शन के एलिगेशंस लगते रहे। डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। रोड्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब डेकेड्स की कंसिस्टेंट पॉलिसीज मांगते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो पॉलिसीज भी चेंज हो सकती है। इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जरूरी होते हैं। जुडिशरी, इलेक्शन सिस्टम्स और गवर्नमेंट बॉडीज का रोल होता है कि पावर बैलेंस मेंटेन रहे। पाकिस्तान में जुडिशरी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी काफी डिबेटेड रहा है। कभी कोर्ट्स ने पॉलिटिकल डिसीजंस इन्फ्लुएंस किए, कभी इंस्टीट्यूशंस के बीच टेंशंस देखे गए। ये सब गवर्नेंस चैलेंज का पार्ट रहा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 1947 में डिफिकल्ट कंडीशन से शुरुआत की। दोनों कंट्रीज में पॉवर्टी और डेवलपमेंट चैलेंजेस रहे,
लेकिन एक मेजर डिफरेंस था इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी का। इंडिया में डेमोक्रेसी और इलेक्शन का सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम को बार-बार इंटरप्शंस फेस करना पड़ा। ये डिफरेंस दोनों कंट्रीज के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पाथ्स को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर बना। पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं बनी। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक नेशन का फ्यूचर तब बदलता है जब वो अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाता है। इंडिया और पाकिस्तान एक ही हिस्ट्री से निकले थे। दोनों ने सेम स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू की, लेकिन उनके सिस्टम्स और डिसीजंस ने उनके रास्ते अलग कर दिए। पाकिस्तान की कहानी एक लेसन है कि एक नेशन का राइज सिर्फ उसके रिसोर्सेज से नहीं होता, और उसका डिक्लाइन भी सिर्फ एक वजह से नहीं होता। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लीडरशिप और इंस्टीट्यूशंस ये सब मिलकर एक कंट्री का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ये थी पाकिस्तान के सफ़र की कहानी, एक नेशन की कहानी जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और चैलेंजेस जिसे शायद उसी ने ही ग्रो किया।